हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और होपफुली आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों ने बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली इन सब के बारे में तो सुना ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि बर्थ चार्ट के साथ-साथ एक उसका सब्स्टिट्यूट चार्ट बनता है, जो हर किसी के बर्थ चार्ट के साथ बनता ही है। तो उसको बोलते हैं भावचलित चार्ट। आई थिंक 30 से 40% एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो भावचलित चार्ट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते और बाकी लोग उसको कंसीडर करते हैं। आम जो लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ते हैं या जो नया-नया सीख रहे हैं, वो लोग भावचलित चार्ट के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाएँगे, तो आपको एक बगल में भावचलित चार्ट ज़रूर बना हुआ दिखेगा। तो भावचलित चार्ट आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी मेन कुंडली होती है, उसका एक सब्स्टिट्यूट पार्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भावचलित, यानी कि भाव जो है, जो कुंडली के हाउसेज़ हैं, उसमें कुछ ऐसा आगे-पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरी कुंडली बन जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि जो हमारी जन्म कुंडली होती है, जो हमारी मेन कुंडली होती है, उसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन जो होती है वो एक्चुअल नहीं भी होती है। वो कभी ऐसा होता है कि हमारे मेन कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है बट वो सेकंड हाउस में पहुँच जाता है या 12th हाउस में पहुँच जाता है, या फिर 4th हाउस में प्लैनेट है तो वो 5th हाउस में पहुँच जाएगा या फिर 3rd हाउस में पहुँच जाएगा। ठीक है? तो वो जो प्लैनेट की एक्चुअल हाउस पोजीशन होती है, वो हमें भावचलित चार्ट से पता चलती है। और जो हमारा राशि चार्ट होता है, जो हमारा मेन बर्थ चार्ट होता है, उसमें से राशि की पोजीशन पता चलती है। ठीक है? तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कितना परसेंटेज हमारा जो जन्म कुंडली है उसका होता है और कितना परसेंटेज हमारा भावचलित चार्ट का होता है। तो उसमें भी थोड़ी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं एस्ट्रोलॉजर्स के बीच। कुछ लोग ये मानते हैं कि 50-50% दोनों को यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि 60-40% यूज़ करना चाहिए, तो उस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कुंडली देखें तो भाव-चलित चार्ट ज़रूर कंसीडर करिए और आपको ये हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा, ठीक है? जो हाथ से बनी वाली कुंडली होती है, उसमें आपको नहीं भी मिल सकता है क्योंकि पहले लोग शायद अवॉइड कर देते थे या बहुत ज़्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते होंगे तो वो बनाते भी थे, तो वहीं से हम लोग को भी ये नॉलेज मिली है। बट जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं। इवन प्रेज़ेंट टाइम में भी काफ़ी लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, बट उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उससे प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा आगे-पीछे हो जाती है। आप ये समझ लो ना कि भाव-चलित चार्ट का इम्पोर्टेंस इतना है, जैसे कि आपको मालूम है ना मांगलिक होता है, तो कुंडली के कुछ-कुछ हाउसेस होते हैं जहाँ पे मांगलिक होता है। जैसे कि 8th हाउस का मंगल अगर हो तो वो काफ़ी फ़ेमस है मांगलिक की पोज़ीशन होने के लिए। लेकिन अगर भाव-चलित चार्ट में वो मूव हो गया और 9th हाउस में चला गया 8th हाउस की बजाय, तो फिर वहाँ पे जो मंगल दोष होता है ना उसको कम कंसीडर किया जाता है। क्योंकि वो जो मंगल की 8th हाउस की पोज़ीशन है, वो एक्चुअल में 9th हाउस में है। तो जो एक्चुअल पोज़ीशन है वो हमें कहाँ से पता चली? वो भाव-चलित चार्ट से पता चली। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे भाव-चलित चार्ट के कुछ एग्ज़ाम्पल्स और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, भाव-चलित चार्ट और लगन चार्ट के बीच क्या डिफ़रेंस है? अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाव-चलित चार्ट हमेशा लगन चार्ट के साथ ही बना रहता है। ये मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं आपके सामने। आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक बर्थ चार्ट है लेफ्ट साइड में और एक बगल में भाव-चलित चार्ट है। ठीक है? तो ये आपका बर्थ चार्ट है और ये आपका भाव-चलित चार्ट है। ठीक है? ये हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। तो अब अगर आप इसमें देखोगे बर्थ चार्ट में, तो केतु की पोज़ीशन यहाँ पर है, चंद्रमा की पोज़ीशन यहाँ पर है, लेकिन भाव-चलित चार्ट में चंद्रमा 3rd हाउस में मूव हो गया है। ठीक है? जुपिटर की पोज़ीशन 2nd हाउस में, बट एक्चुअल में भाव-चलित चार्ट में वो 4th हाउस में मूव हो गया है। ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे कि मर्क्यूरी मर्क्यूरी यहीं पे है लगन चार्ट में भी और भाव-चलित चार्ट में भी। फिर आपका वीनस आ गया, तो वीनस मेन लगन चार्ट में 5th हाउस में है, भाव-चलित चार्ट में वो 6th में मूव हो गया है। ठीक है? ऐसे ही और भी प्लैनेट्स अगर आप देखेंगे तो सन और राहु 7th हाउस में है, यहाँ भी सन और राहु 7th हाउस में भाव-चलित चार्ट में, लेकिन मार्स जो है वो 7th हाउस में आ गया है, यहाँ पे वो 6th हाउस में था। ठीक है? तो आप देखोगे कम से कम 3-4 प्लैनेट्स की पोज़ीशन यहाँ पे चेंज हो गई है, मून की चेंज हो गई है, जुपिटर की चेंज हो गई है, वीनस की चेंज हो गई है, मार्स की चेंज हो गई है। तो 4 प्लैनेट्स की पोज़ीशन चेंज हो गई है। अब जैसे मैं आपको अभी मांगलिक वाला एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो वो भी यहाँ पे लागू हो जाएगा क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये बर्थ चार्ट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मांगलिक नहीं है। ठीक है? 6th हाउस में मंगल की पोज़ीशन है, तो इसको मांगलिक नहीं माना जाता है। लेकिन भाव-चलित चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, भाव-चलित चार्ट में ये 7th हाउस में आ गया है। ठीक है? तो अब यहाँ पे मांगलिक मांगलिक का कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है भाव-चलित चार्ट की। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी एक्चुअल भाव पोज़ीशन
भाव मतलब हाउस की क्या पोज़ीशन है, ठीक है? तो वो भाव चलित चार्ट से हमें पता चलती है। जैसे यहाँ पे 3rd हाउस में है, लेकिन यहाँ पे 4th हाउस में पहुँच गया है। तो जब भी हम लोग जुपिटर के रिज़ल्ट कंसीडर करेंगे, तो केवल 3rd हाउस नहीं, हम 4th हाउस के रिज़ल्ट भी कंसीडर करेंगे। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप 50% यहाँ के कंसीडर कर सकते हैं, 50% यहाँ के कंसीडर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप 60% यहाँ के कंसीडर कर सकते हैं, 40% यहाँ के कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 60-40 का रेशियो एक अच्छा रेशियो है, आप ऐसा लेके चल सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो जब भी आप चार्ट बनाएँगे तो आप भाव चलित चार्ट ज़रूर देखेंगे। इसमें एक और छोटे-सा थ्योरी ये होता है कि जैसे इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे लाइक आपका जुपिटर यहाँ पे 3rd हाउस में है, ठीक है? यहाँ पे 4th हाउस में खिसक गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि जुपिटर 3rd हाउस में रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन इन एडिशन टू द 4th हाउस, ठीक है? वो 4th हाउस के कुछ रिज़ल्ट 3rd हाउस के थ्रू भी हमें देगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं कि क्योंकि जुपिटर भाव चलित चार्ट में 4th हाउस में मूव हो गया है, ठीक है? आप ऐसा समझ सकते हो कि अंडरग्राउंड वो 4th हाउस में है, लेकिन बाहर जो दिख रहा है वो 3rd हाउस में दे रहा है। तो जब उसकी रिज़ल्ट देने की बारी आएगी, तो वो यहाँ से तो रिज़ल्ट अपने थ्रो करेगा 3rd हाउस से, लेकिन उस रिज़ल्ट्स में 3rd हाउस के रिज़ल्ट्स में मिक्स होंगे 4th हाउस के रिज़ल्ट्स, ठीक है? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब जुपिटर 3rd हाउस के रिज़ल्ट अपने दे रहा होगा, 3rd हाउस के रिज़ल्ट्स का आउटपुट दे रहा होगा, तो उसमें 4th हाउस के रिज़ल्ट्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आप अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, लाइक हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि कितना इफ़ेक्ट दे रहा है। जैसे वीनस यहाँ पे 5th हाउस में है, यहाँ पे वीनस 6th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति से हम अब ये क्रिएटिविटी का हाउस है, वीनस भी क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आपका क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? ठीक है? ये हम ऐसे पूछ सकते हैं या कितना इंटरेस्ट है या आप बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड में हो या आर्ट, क्राफ्ट्स ड्राइंग वगैरह इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है? तो अगर वो कहेगा कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल सा ही है, ऐसा कुछ थोड़ा-थोड़ा मन करता है लेकिन कुछ ख़ास मन नहीं करता, तो आप बहुत पॉज़िटिवली ये मान सकते हो कि यहाँ पे वीनस जो है वो 6th हाउस के रिज़ल्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट दे रहा है, ठीक है? सपोज़ ऐसा ही कोई दूसरा चार्ट है। अब ये ऐसा भी हो सकता है ना कि हम उससे पूछें कि क्या आपका क्रिएटिविटी और इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है? तो वो कहे कि हाँ, हमारा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन कभी-कभी मन नहीं करता है। तो ये जो डिफ़रेंस है ना कि वो 5th हाउस के यहाँ पे रिज़ल्ट ज़्यादा करेगा या फिर 6th हाउस के रिज़ल्ट ज़्यादा करेगा, वो डिपेंड करता है असेंडेंट की डिग्रीज़ पे। तो ये जो टेक्निकल है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। होपफुली आपको वो भी समझ में आएगा। तो थोड़ा-सा वो टेक्निकल है, उसमें लॉन्गिट्यूड का फ़र्क आ जाता है। बेसिकली भाव चलित बनता ही वैसे है, ठीक है? लॉन्गिट्यूड की असेंडेंट के लॉन्गिट्यूड की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं कि अगर वो कहेगा नहीं क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मान लो कि 30% ही इंटरेस्ट है, 70% वो ऐसा बोल रहा है जो वीनस के 6th हाउस के रिज़ल्ट हैं, ठीक है? जैसे वीनस से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो गई, ठीक है? उसने बोला कि मुझे ऐसा-ऐसा हो गया, किडनी में कुछ दिक्कत है ये सब। तो हम लोग ये ईज़िली कंसीडर कर सकते हैं और सेफली कंसीडर कर सकते हैं कि वो वीनस के 6th हाउस के रिज़ल्ट ज़्यादा दे रहा है, बजाए इसके कि वीनस के 5th हाउस के रिज़ल्ट देने के, ठीक है? और अगर वो बोलेगा कि नहीं क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ऐसा कुछ वीनस से रिलेटेड डिज़ीज़ भी नहीं है और ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है वीनस के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे सेफली कंसीडर कर सकते हैं कि वो 5th हाउस के रिज़ल्ट ज़्यादा प्रोमिनेंटली दे रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है? तो उस हिसाब से आप इसको 60-40 या 70-30 के रेशियो में बाँट सकते हैं कि ये एक्चुअल में किसके रिज़ल्ट दे रहा है। बट ये चार्ट होता बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी-किसी के चार्ट में एक तो ये मांगलिक वाली बात जैसे मैंने बताई। अब यहाँ पे जैसे मंगल आपका 7th हाउस में कंसीडर हो गया जहाँ पे मांगलिक मानते हैं, ठीक है? तो हम इसको मानेंगे कि इस चार्ट में मांगलिक है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ बर्थ चार्ट देखोगे, ये वाला हमारा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो ये मांगलिक की पोज़ीशन आ रही है। ठीक है? तो इसलिए भी कंसीडर होता है भावचलित। तो ऐसा बहुत जगह होता है। एक और एग्ज़ाम्पल है मैंने भावचलित का ले रखा है जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस में है, यहाँ वो 12th हाउस में मूव हो गया। ठीक है? यहाँ पे राहु सन 7th हाउस में है, भावचलित में राहु सन 6th हाउस में मूव हो गया। यहाँ पे मंगल 8th हाउस में था, यहाँ पे मंगल 7th हाउस में मूव हो गया। ठीक है? ऐसा ही एक और हमने एग्ज़ाम्पल लिया है। देखो इसमें मून 12th हाउस में था, इसमें मून फर्स्ट हाउस में मूव हो गया। ठीक है? इसमें वीनस और मार्स 4th हाउस में थे, इसमें वीनस और मार्स 5th हाउस में मूव हो गया। तो देखो आप कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आ गया। कहाँ जो वीनस, मार्स 4th हाउस
कहाँ वीनस मार्स 5th हाउस, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट में डिफ़रेंस आ जाएगा, ठीक है? तो भाव चलित हर किसी की कुंडली में बनता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लैनेट हमेशा मूव हो जाए। प्लैनेट्स क्यों मूव होंगे ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि भाव चलित में ना अ, किसी तरह के योग वगैरह अगर बनते हैं ना तो वो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे अगर आप इस कुंडली में ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मून और सैटर्न में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि मून 12th हाउस में है, सैटर्न 1st हाउस में है। ना सैटर्न मून को देख रहा है, ना मून सैटर्न को देख रहा है, ना ऐसा कुछ कंजंक्शन है या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो सैटर्न मून कंजंक्ट हो जा रहे हैं। तो सैटर्न मून जो विष दोष बनाते हैं, तो इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, उस विष दोष का असर आ जाएगा क्योंकि ये भाव चलित चार्ट में कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है? और जब भी कंजंक्शन आपको देखना हो किसी भी 2 प्लैनेट्स का, तो आप हमेशा डिग्री वाइज़ देखा करिए, ठीक है? आप ये मत देखिए कि वो अगल-बगल के हाउसेस में, जैसे देखोगे 26 डिग्रीज़ पे है, एंडिंग डिग्रीज़ है और सैटर्न 2 डिग्रीज़ पे है, ठीक है? तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 1, 2 मुश्किल से 5 से 6 डिग्री का बस फ़र्क है। तो ये बहुत क्लोज़ हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे पहली दृष्टि में कि मून और सैटर्न कंजंक्ट है, तो उसके ऊपर मून और सैटर्न के विष दोष का प्रभाव पड़ेगा कि वो डिप्रेशन में रहेगा, थोड़ा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचेगा, ठीक है? लेकिन आप जैसे ही भाव चलित चार्ट देखोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसके माइंड की क्या पोज़ीशन है, ठीक है? इसी तरीके से अगर कोई अच्छा योग आपका बर्थ चार्ट में बन रहा होता है, लेकिन भाव चलित चार्ट में वो हो सकता है अलग-अलग हो जाए। जैसे कि सपोज़ गजकेसरी योग है। अब गजकेसरी योग जुपिटर और मून से बनता है। अब जुपिटर यहाँ पे आ गया, मून यहाँ पे आ गया। सपोज़ भाव चलित चार्ट में जुपिटर हमारा यहाँ चला गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मून हमारा यहाँ चला गया। तो जो हमारा गज केसरी योग था, वो तो खत्म हो गया। या अगर मान लो कि यहाँ पे इसको हम 100 पॉइंट दे रहे हैं, कि ये 100% गज केसरी योग था। बट भाव चलित चार्ट में अगर आप देखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 25 पॉइंट दे देंगे। 25% गज केसरी योग का असर है। तो कितना ज़्यादा अंतर आ गया, 75 का अंतर आ गया। ठीक है? तो इसलिए भाव चलित चार्ट को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है? तो एक मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट शो नहीं कर रखा है क्योंकि इस पर्सन से मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था। बट मैं आपको बता दूँ कि लिब्रा लगन का चार्ट है, ठीक है? यहाँ पे लिब्रा का साइन है। अब सैटर्न उनकी कुंडली में ना यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? अब लिब्रा लगन में आप सभी लोग जानते हैं कि सैटर्न योग कारक होता है क्योंकि वो योग कारक मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ फल करने वाला प्लैनेट, बहुत ही अच्छे फल देने वाला प्लैनेट क्योंकि वो केंद्र हाउस का स्वामी है और त्रिकोण हाउस का स्वामी है, तो उसको योग कारक मानते हैं। लेकिन सैटर्न की ही दशा में उनको बीमारी क्रिएट हुई, ठीक है? और अब वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है और सैटर्न की ही बीमारी है, ठीक है? अर्थराइटिस से रिलेटेड बीमारी है, तो अब वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो पहले तो इसका रीज़न नहीं समझ में आया था शुरू-शुरू में, लेकिन जब सैटर्न के टाइम पीरियड में वो बीमारी बढ़ी, बढ़ी, बढ़ी और उनका जब चार्ट फिर एनालाइज़ भी किया गया, तो पता चला कि उनका सैटर्न जो है वो प्रोमिनेंटली भाव चलित चार्ट में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो वो 6th हाउस जो कि बीमारी का हाउस होता है, उसके रिज़ल्ट क्रिएट कर रहा है। तो सैटर्न के आते ही उनको बीमारी से गुज़रना पड़ा, ठीक है? और अर्थराइटिस सैटर्न की ही बीमारी है, क्रोनिक डिज़ीज़ है। तो आप देखो कि अगर उनका नॉर्मल चार्ट देखोगे, तो उनके नॉर्मल चार्ट में सैटर्न 5th हाउस में है। कोई नहीं कहेगा कि सैटर्न उनको बीमारी यहाँ पे दे सकता है, लेकिन सैटर्न ने बीमारी की क्योंकि भाव चलित चार्ट में वो 6th हाउस में पहुँच गया है। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो या तो क्रॉस क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हो दूसरे व्यक्ति से कि आपको इस हाउस का रिज़ल्ट ज़्यादा दिख रहा है या इस हाउस का रिज़ल्ट ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज़ एक जनरल सिनेरियो में हम देखेंगे तो लगन की कुंडली में जो बैठा प्लैनेट होता है, आप उसको आराम से 60 टू 70% रिज़ल्ट ये उस हाउस के देगा, जहाँ पे वो एक्चुअल में लगन कुंडली में बैठा होता है और 30 टू 40% वो उस हाउस के रिज़ल्ट देता है, जहाँ पे वो भाव चलित चार्ट में मूव कर गया होता है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाव चलित बनता क्यों है? क्योंकि हमारे पास तो कुंडली है, फिर भाव चलित की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ठीक है? तो भाव चलित अच्छा एक भाव चलित में एक और आपको चीज़ बताता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए कि अब देखो ये भाव चलित है ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जुपिटर जैसे 3rd हाउस में है, ठीक है? यहाँ पे ये 4th हाउस में मूव हो गया है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर सिंह राशि में है, लियो राशि में और यहाँ पे जुपिटर वर्गो में पहुँच गया है उसकी नेक्स्ट राशि में, ठीक है?
लेकिन ये चीज़ गलत होती है, ये सॉफ्टवेयर की मिस्टेक होती है, ठीक है? वो लियो में है और लियो में ही रहेगा, ठीक है? अगर हम इसको एक्चुअल में बनाना चाहें कि भाव चलित की क्या कंडीशन है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये जुपिटर की ऐसी पोज़ीशन दिखा सकते हो कि भैया जुपिटर यहाँ पे है, ठीक है? अब जुपिटर लियो राशि में है लेकिन 4th हाउस में है, ठीक है? तो जो वर्गो चेंज हो गया है ना, ये सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है और ये मिस्टेक हर सॉफ्टवेयर में रहती है। आप मिस्टेक कह सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम या कैलकुलेशन ऐसी होगी कि वो ऑटोमैटिक हाउस चेंज कर लेता है, राशि चेंज कर लेता है। बट राशि हमेशा यहीं से देखते हैं, ये राशि चार्ट है, ठीक है? राशियाँ कभी नहीं चेंज होंगी। जैसे कि यहाँ पे जुपिटर सिंह में है, तो ये भले ही 4th हाउस में है लेकिन ये एक्चुअल में सिंह ही राशि है यहाँ पे, ये नहीं मानेंगे। ठीक है? मार्स मार्स यहाँ पे स्कॉर्पियो में दिख रहा है आपको, ठीक है? भाव चलित चार्ट में मार्स सजिटेरियस में आ गया, लेकिन वो सजिटेरियस में नहीं आया है, इसको आप मत मानिएगा। मार्स स्कॉर्पियो में ही है, लॉन्गिट्यूड नहीं बदलता, ये सिर्फ़ भाव बदल जाता है, ठीक है? हाउस छोटा या बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से चेंज आ जाता है, ठीक है? और भी मैं आप 1-2 चार्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वीनस है, वीनस यहाँ पे एक्वेरियस में है, तो वीनस यहाँ भी एक्वेरियस में ही रहेगा, वो पाइसेस कंसीडर नहीं करेंगे, ये मिस्टेक होती है। कैलकुलेटिव मिस्टेक मान सकते हो या मान सकते हो कि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता कि वो ऑटोमैटिक ले लेता है, तो इसकी वजह से अगली राशि ही लिख के आ जाती है, बट आपको वो नहीं माननी है, ठीक है? ये जो मेन चार्ट होता है, जो हमारा बर्थ चार्ट है, लगन चार्ट है या इसको राशि चार्ट कहते हैं, राशि हमेशा यहीं से लेंगे। भाव के लिए आपको ये कंसीडर करना है, वो भी कितना 30 से 40 से 50% तक बस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीनस 4th हाउस से 5th हाउस में खिसक के आ गया तो आप 4th हाउस भूल जाओगे। 4th हाउस भूलना नहीं है, 4th हाउस भी लेंगे, 5th हाउस भी लेंगे, बट उसको 60-40 के रेशियो में आप बाँट सकते हो क्रॉस क्वेश्चन करके या उसके जीवन के बारे में आप उससे पूछ के, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि भाव चलित बनता कैसे है? काफ़ी लोगों को इसमें भी इंटरेस्ट होगा कि भाव चलित, ये तो हमारा प्रेडिक्शन वाला पार्ट हो गया कि हम लोग भाव चलित के प्रेडिक्शन कैसे करें, ठीक है? तो जैसे अब देखो इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ गई, जैसे इस व्यक्ति को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके जो उसका कमर का एरिया है ना, जो यहाँ पे आता है, पेट के पीछे वाले एरिया में यहाँ पे है। तो जो बात मैंने कही थी कि इसका सैटर्न एक्चुअल में यहाँ पे है, ठीक है? बट भाव चलित चार्ट में वो यहाँ पे मूव हो गया। तो एक स्टेटमेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको याद रखना है कि सैटर्न 5th हाउस के थ्रू रिज़ल्ट देगा, ठीक है? सैटर्न इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग रिज़ल्ट ऑफ 5th हाउस, ठीक है? उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बट इंक्लूडिंग द रिज़ल्ट ऑफ 6th हाउस। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सैटर्न 6th हाउस के भी रिज़ल्ट देगा, बट 5th हाउस के थ्रू देगा, ठीक है? तो उसका जो 5th हाउस वाला एरिया है जो कमर को कैच करता है, वहाँ पे अर्थराइटिस है। ठीक है? तो आप देखोगे कि सैटर्न ने 5th हाउस से ही रिज़ल्ट दिए हैं, क्योंकि एक्चुअल में लगन कुंडली में तो 5th हाउस में ही दिख रहा है, लेकिन वो 6th हाउस के भी रिज़ल्ट इंक्लूड करके दिए हैं। तो जब भी आप भावचलित को कंसीडर करोगे तो आप यही स्टेटमेंट में करना। सपोज़ कोई प्लैनेट मून है, 10th हाउस में है लेकिन वो भावचलित में 11th में मूव हो गया, तो आप बोलोगे कि मून 10th हाउस के रिज़ल्ट देगा, 10th हाउस के थ्रू ही देगा, बट वो 11th हाउस के रिज़ल्ट इंक्लूड करते हुए 10th हाउस के थ्रू रिज़ल्ट देगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि भावचलित का यूज़ कैसे करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भावचलित बनता कैसे है, ठीक है? तो देखो भावचलित बनाने के 3-4 टेक्निक्स होती हैं और जो अलग-अलग होती हैं, ठीक है? जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनकी टेक्निक बिल्कुल अलग है, उसमें कस्प बोलते हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। दूसरा एक श्रीपति होता है, एक तो होता है आपका केपी, इधर बता देता हूँ, ठीक है? एक तो इसको हटा देता हूँ। एक तो आपका होता है केपी, तो केपी में कस्प इंक्लूड करते हैं, ठीक है? उसके ये मतलब पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसकी मैथमेटिक्स अलग तरीके की होती है। एक होता है भाव चलित चार्ट की श्रीपति पद्धति, श्रीपति, ठीक है? तो श्रीपति में क्या करते हैं कि यहाँ का फर्स्ट हाउस का अलग लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करते हैं, 10th हाउस का अलग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर लोग उसका तो जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस्ड काफ़ी सालों के हैं, जो उसका यूज़ करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भाव मध्य, ठीक है? भाव मध्य, ठीक है?
तो जैसे यहाँ पे भी लिखा होगा ये भाव इक्वल, ठीक है? तो भाव इक्वल वाला कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। अब ये भाव इक्वल वाला कैलकुलेशन होता क्या है, यही हम लोग पढ़ेंगे। मुश्किल से 2-3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईज़ी होता है। भाव इक्वल का क्या मतलब है? मध्य का क्या मतलब है? मध्य का मतलब है मिडल पॉइंट, ठीक है? तो किसी भी भाव के बीच का बिंदु, मतलब जो भी लॉन्गिट्यूड आया है, हम उस भाव के बीच में उसे लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिब्रा का साइन है। अब यहाँ पे आप देखो कि असेंडेंट 2 डिग्री 18 मिनट है, ठीक है? इस वाले चार्ट में आप देखोगे 4 डिग्री 16 मिनट है। तो एक में 2 डिग्री हम मान लेते हैं, एक में हमारा है 4 डिग्री है। सपोज़ किसी के में 20 डिग्री भी होगा, क्योंकि 0 से 30 डिग्री होता है ना, तो 0 से 30 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। तो सपोज़ हमारा 2 डिग्री है अभी के लिए, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल में, तो अभी हमने ये माना है कि ये हमारा पूरा एक भाव है जो 30 डिग्रीज़ का है, 30 डिग्रीज़, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। लेकिन भाव मध्य में क्या होता है कि जो हमारा 2 डिग्री आया है असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड, हमारे फर्स्ट हाउस का लॉन्गिट्यूड, हमारे फर्स्ट हाउस की डिग्री, तो ये 2 है, ठीक है? अब इसको 30 करने के लिए हम क्या करते हैं, 15 डिग्री आगे चले जाएँगे, ठीक है? 15 डिग्री पीछे चले जाएँगे। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब 2 डिग्री से 15 डिग्री प्लस करोगे तो कितना होगा, 17 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 17 डिग्री आएगा पिछले हाउस में, ठीक है? अब देखो, एक हमारा हाउस है, वो हमारा हाउस 0 से शुरू हुआ, एक ये पॉइंट से शुरू हुआ और 30 डिग्री पे ख़त्म हो गया, ठीक है? ये टोटल 30 डिग्री का है। मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। 2 डिग्री के उसमें ही बता रहा हूँ, ठीक है? मान लो यहाँ पे 0 से शुरू हुआ और ये 30 तक चला, ठीक है? ये हमारा एक हाउस है 30 डिग्री का, ठीक है? फर्स्ट हाउस ऐसे मान लो, स्क्वायर फर्स्ट हाउस, ठीक है? इसकी असेंडेंट की डिग्री आई है हमारी 2 डिग्री, ठीक है? अब फर्स्ट हाउस के पीछे वाला, ये वाला कौन-सा हाउस है? 12th हाउस। ये वाला हमारा हाउस है सेकंड हाउस, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस के पीछे वाला हमारा है 12th हाउस और फर्स्ट हाउस के आगे वाला हमारा है सेकंड हाउस, ठीक है? ये हमारा 12th हाउस है, ये हमारा सेकंड हाउस है। तो हमें क्या करना है, हमारा सिंपल सा रूल है कि जो भी डिग्री आएगी, हमें 15 डिग्री आगे चले जाना है और 15 डिग्री पीछे चले जाना है, ठीक है? तो टोटल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ से 15 डिग्री पीछे चले गए, ठीक है? यहाँ तक, और 15 डिग्री आगे चले गए, यहाँ तक। तो एक्चुअल में जो हमारा हाउस कंसीडरेशन होगा, वो हमारा फर्स्ट हाउस ये बन जाएगा, ठीक है? तो जो प्लैनेट हमें डिग्री वाइज़ यहाँ पे दिख रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कि उनकी कुछ इस तरीके की डिग्री हो कि वो एक्चुअल में यहाँ पे हो और ये हमारा 12th हाउस है। इसी से भाव चलित बन जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल में समझाता हूँ कि 2 डिग्री हमारा असेंडेंट है, ठीक है? हमारा असेंडेंट है 2 डिग्रीज़ का, ठीक है? अब जो हमारा हमने यहाँ पे बात करी है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? अब सिंपल आप समझो कि 2 डिग्री से आप 15 डिग्री आगे जोड़ लो बस। सिंपल एक साइड का समझिए, दूसरी साइड का आप अपने आप समझ जाएँगे। 2 डिग्रीज़ 15 डिग्री में 2 डिग्री जोड़ो तो टोटल हो गया 17 डिग्री, ठीक है? आप ये समझ लो कि 17 डिग्री की बाउंड्री है इधर और 17 डिग्री की बाउंड्री है इधर। अब जो प्लैनेट इस चार्ट में जहाँ पे 2 डिग्री का असेंडेंट है, ठीक है? 2 डिग्री का हमारा लगन है, तो जो प्लैनेट इस चार्ट में 17 डिग्री की बाउंड्री से आगे या पीछे का होगा, वो नेक्स्ट हाउस में या प्रीवियस हाउस में मूव कर जाएगा। क्योंकि दूसरा भाव आ गया ना यहाँ पे, ये देखो, पहला जो हमारा भाव था, पहला हमारा भाव है
ये 17 डिग्री यहाँ से 17 डिग्री यहाँ तक, ठीक है? दूसरा जो हमारा भाव शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा और फिर इस यहाँ तक आएगा, ठीक है? तो 17 डिग्री की हमारी दीवार है, इधर की और इधर की। अब जो 17 डिग्री से ऊपर चले जाएगा ना, वो नेक्स्ट हाउस में कंसीडर किया जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे असेंडेंट 2 का है जो हमने एग्ज़ाम्पल में लिया है और वीनस हमारा कितने का है 18 का, ठीक है? मार्स हमारा कितने का है 22 का, जो 17 डिग्री से ऊपर पहुँच गया। यहाँ पे मून हमारा कितने का है 26 का, अगेन 17 डिग्री से ऊपर पहुँच गया। तो क्या हुआ, वीनस नेक्स्ट हाउस में आ गया, मार्स क्या हुआ नेक्स्ट हाउस में आ गया, मून क्या हुआ ये अपने नेक्स्ट हाउस में चला गया यहाँ से यहाँ। तो ये होता है। तो भाव चलित बहुत सिंपल होता है कि जो भी असेंडेंट की डिग्रीज़ होती है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे करके हमने पूरा 30 डिग्री का बना लिया, ठीक है? हमने ऐसा नहीं किया है, देखो हमने ऐसा नहीं किया है कि हमारी हमेशा हम 0 डिग्री से यहाँ पे शुरू नहीं करते हैं कि ये 0 से शुरू हुआ, 30 खत्म, ऐसा नहीं करते। ये 0 से शुरू हुआ 4th हाउस, 30 खत्म, या ऐसे कर लो, ये 0 से यहाँ 4th हाउस शुरू हुआ, 30 खत्म, 4th हाउस खत्म, ठीक है? फिर यहाँ से 0 से 5th हाउस शुरू हुआ, फिर 30 डिग्री पे आया, 5th हाउस खत्म, फिर 6th हाउस 0 से शुरू हुआ, 30 डिग्री पे आया, 6th हाउस खत्म। तो ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा मिडिल वाली पोर्शन लेते हैं जो लॉन्गिट्यूड की आई रहती है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 डिग्री लिया है, तो अब ये 2 डिग्री पे हमारा 15 डिग्री आगे जाएगा और 15 डिग्री पीछे जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस में ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए वो मून जो एक्चुअल में आपको यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है? तो वो एक्चुअल में उसकी जो ये फर्स्ट हाउस की पोजीशन है, वो एक्चुअल भाव की पोजीशन है, ठीक है? जो लगन चार्ट में हमें, अगर हम इस वाले ये लाल-लाल मैंने बाउंड्री बनाई है, इसको मिटा दें, तो ये कहाँ लगेगा मून? ये आपका मून लगेगा कि 12th हाउस में। बट हमारा एक्चुअल फर्स्ट हाउस कहाँ पे है? हमारा एक्चुअल फर्स्ट हाउस ये है, ठीक है? इसीलिए भाव चलित चार्ट में मून को फर्स्ट हाउस में दिखाया गया है, ठीक है? तो यही होता है भाव चलित चार्ट का कॉन्सेप्ट कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने भाव की पोजीशन शिफ्ट करते हैं बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द असेंडेंट। असेंडेंट से 15 डिग्रीज आगे और 15 डिग्री पीछे कंसीडर करके 30 डिग्री का हमें एक हाउस बनाना होता है और सारे हाउसेस की वो सेम डिग्री होती है। जो असेंडेंट की 2 है ना, 5th हाउस की भी 2 लेंगे, उसको 15 आगे 15 पीछे कर देंगे। 9th हाउस की भी 2 लेंगे, उसको 15 आगे 15 पीछे कर देंगे। तो जो भी प्लैनेट किसी हाउस में, जैसे हमारे एग्जांपल में 17 की बाउंड्री थी कि 17 डिग्री होने तक हमारा 30 डिग्री कंप्लीट हो जा रहा था। तो किसी भी हाउस में अगर 17 के ऊपर का प्लैनेट होगा तो वो नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही प्रीवियस हाउस के लिए भी होता है कि कभी-कभी प्लैनेट प्रीवियस हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। सेम यही रूल अप्लाई होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया होगा कि भाव चलित चार्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी योग होता है, मांगलिक होता है, इवन जो पंच महापुरुष योग होते हैं, मान लो आपके लगन चार्ट में बन रहे होते हैं लेकिन भाव चलित चार्ट में प्लैनेट मूव हो गया, तो पंच महापुरुष का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है? तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा भाव चलित चार्ट कैसे देखते हैं और क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह की मैं और भी वीडियो अब रेगुलर बनाता रहूँगा और आपको कोई भी कंसल्टेशन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर निखिल नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें भी आप आके मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे मैं लाइव भी करता हूँ तो उसमें फ्री कुंडली एनालिसिस भी की जाती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।